इवनिंग दोस्तों, आपका वीकली मार्केट एनालिसिस के इस प्रोग्राम में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग वीकली मार्केट एनालिसिस करने से पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझको कहा था कि जो 2008 में एक मार्केट में भारी गिरावट हुई थी और उसके बाद में जो रिकवरी हुआ, उस एक्सपीरियंस को रिविजिट करने का और ये देखने का कि उसकी कोई सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ क्या हमारे पिछले साल की गिरावट और उसके बाद की रिकवरी से है। एंड आई थिंक इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। वो देखने के बाद आप अभी कहाँ पर हैं मार्केट के अंदर, ये पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होगा। तो स्टे विद मी, विल discuss that. फ्रेंड्स, ये चार्ट है 2008 से 2014 के बीच का। ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, इसके अंदर में इफ़ यू कैन सी माई कर्सर, जनवरी 2008 यहाँ पर मार्केट ने एक काफ़ी बड़े बुल रन के बाद यहाँ पर हाई बनाया 6357 निफ्टी का लेवल था। यहाँ पर लेमन क्राइसिस और ये फाइनेंशियल मार्केट की क्राइसिस शुरू हुई, मार्केट गिरना शुरू हुए और ये मार्केट 64% तक नीचे गिरे। अक्टूबर 2008 में उन्होंने 2252 का लो लगाया निफ्टी में। ये 64% गिरावट हुई ओवर ए पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। अगर हम पिछले साल की गिरावट से इसको कंपेयर करें तो पिछले साल जो गिरावट हुई वो सिर्फ 40% हुई। अगर हम हाई टू लो का रेंज लेते हैं और ये 40% गिरावट सिर्फ 3 महीने में हुई। तो ये देखने की बात है कि 2008 की गिरावट 10 महीने के अंदर 64% तक नीचे गया निफ्टी। उसके बाद आप इस एरिया को देख सकते हैं, ये 5 महीने। ये ध्यान रहे कि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये एक कैंडल एक महीने को दर्शाती है। 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 मंथ्स प्राइस मूवमेंट। तो ये 5 महीने यहाँ पर मार्केट आप देख रहे हैं कंसोलिडेट किया, इतना 64% गिरने के बाद। 5 महीने कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। महीने दर महीने बीच बीच में नेगेटिव मंथ्स भी आए हैं। ये रेड कलर की कैंडल्स जो दिख रही हैं वो नेगेटिव कैंडल्स हैं, नेगेटिव प्राइस मूवमेंट हुआ उस महीने में। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था और ये अगले 19 महीने तक ये मार्केट बढ़ता गया और 2010 में आके हम फिर वहीं पहुंच गए जहां पर हम 2008 से गिरना शुरू हुए थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि फिर महीने दर महीने गिरावट शुरू हुई और फिर अगले 13 महीने तक हम नीचे गिरते रहे, हर महीने धीमे धीमे। और 2012 में हमने फिर से एक लो लगाया। उसके बाद फिर थोड़ा महीने दर महीने ये बढ़ना शुरू हुआ और अल्टीमेटली आप यहाँ देखेंगे 2014 मार्च में ये फिर वहीं पर पहुँचा जहाँ पर हम 2008 का जो हाईएस्ट पीक था उसको हमने यहाँ पर क्रॉस किया। यानी 2008 से लेके और मार्च 2014 तक 6 साल मार्केट जो यहाँ पर 2008 में जो हाई बनाया था उसको क्रॉस नहीं कर पाया। अगर किसी ने यहाँ पर इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता है निफ्टी में, तो वो 6 साल तक उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला होता। जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा इस पीक के ऊपर में 2008 के अंदर, उनको 6 साल तक कई स्टॉक्स में रिटर्न नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस, टाटा स्टील, लार्सन टूब्रो, ICICI बैंक, ये सब स्टॉक 2008 में जिसने ऊपर में पीक में खरीदे वो 2014 तक उसमें से
निकल नहीं पाए होंगे, क्योंकि वो भाव उनका इन 6 सालों में वापस आया नहीं। हालांकि कुछ स्टॉक थे जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने अपना 2008 का जो हाई था उसको आगे इस पीरियड में 6 साल के अंदर क्रॉस किया, तो वहाँ से इन्वेस्टर निकल पाया होगा उसमें से। पॉइंट ये है कि अगर आपने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता 2008 में, इस पीक के आसपास, 2008 जनवरी के आसपास, तो आपका 2000 अगले 6 साल तक, मार्च 2014 तक आपका रिटर्न बहुत कोई इम्प्रेसिव नहीं रहा होता, या शायद नेगेटिव नहीं रहा होता। ये बताने का पर्पज़ ये है कि हम मार्केट की मूवमेंट ब्रॉडर टाइम स्केल पर, लार्जर टाइम स्केल पर देखते हैं जब, तो हमको मालूम पड़ता है कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वहाँ से मार्केट की मूव्स किस तरफ हो सकती है। यहाँ पर एक ये भी देखने वाली चीज़ है कि जब ये कंसोलिडेट कर रहा था अक्टूबर 2008 तक के आसपास, जब लो बनाया उसने, तब US फेड ने, उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू किया। क्वांटिटेटिव ईजिंग लेमन शब्द में इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना शुरू किया, जैसा कि अभी 2020 में US फेड ने फिर से डाला, जब ये कोविड क्राइसिस को डील करने के लिए। थोड़ा डिफरेंस इतना है कि 2008 में जब डालना शुरू किया था तो कम अमाउंट शुरू किया था, और वो 2008, 2009, 2010 में डालते रहे, लेकिन अभी 2020 में जो पैसा डाला है वो उससे कई गुना ज़्यादा उसका वॉल्यूम, तो उसी हिसाब से उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं 19 मंथ्स का, ये बेसिकली ड्रिवन था इस पैसे से, जो कि वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में पैसा डाला गया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसा डाला, दो नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट बाहर जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, पैसा डाला जाता है, तो वो थ्रू FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और इंडियन मार्केट्स में एक बूम आता है ड्रिवन बाय द FII मनी। तो ये ग्रोथ उसकी वजह से आई यहाँ पर। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ जो अभी हमारे पिछले साल का जो मूवमेंट था प्राइस का, ये हमारा मूव, ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं लाल रंग की आप, ये मार्च की कैंडल है, जब मार्केट 14,430 के हाई से और 7,500 तक चला गया। अब उसके बाद देख रहे हैं आपके लगातार उसके बाद महीने दर महीने वो बढ़ता जा रहा है, ये चैनल आप देख रहे हैं पूरा, और इसके बाद अब हम यहाँ पहुँच गए। पिछले 3 महीने से आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 महीने आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, मार्केट कहीं जा नहीं रहा, एक रेंज के अंदर चल रहा है। इस रेंज में चलने के बाद में आगे का डायरेक्शन क्या होगा? क्या ये ऐसे ही रेंज में चलता रहेगा? क्या ये नीचे की तरफ जाएगा, या ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक नया हाई बनाएगा? ये सब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पॉन्डरेबल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स, कि इतना स्ट्रेंथ आने के बाद में अब आगे मार्केट में कितनी मोमेंटम रहेगी, कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, इसमें कुछ फैक्टर्स काम करेंगे, जिसमें एक है कि आपका रिटर्न ऑफ FIIs। अब आप देख रहे हैं, पिछले हम आगे निफ्टी एनालिसिस में भी देखेंगे, काफ़ी समय से FIIs नेट सेलर्स हैं, बेच रहे हैं वो, उसकी वजह से ही मार्केट के अंदर वीकनेस है। उसको कुछ हद तक हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट नॉट टू द फुल एक्सटेंट। तो रिटर्न ऑफ FIIs इनटू बाइंग, दैट इज़ वन क्वेश्चन मार्क, which will decide the future course and direction. Second is inflation. This is the like the bull in the China shop. We have to watch it very closely. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो FIIs के फ्लो भी इम्पैक्ट होंगे नेगेटिवली उससे, और हमारे डोमेस्टिक
कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और हमारा डोमेस्टिक मार्केट सभी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। सो इन्फ्लेशन इज़ द बिग थिंग टू वॉच। उसके अलावा हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल, आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारी जीडीपी ग्रोथ कैसे पैन आउट होती है, हमारे कंपनी के रिजल्ट्स आगे और कैसे पैन आउट होते हैं। अभी तो अच्छे आ रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मार्केट शेयर, इनकम्स, रेवेन्यू मूव हुआ है। तो चूँकि निफ्टी 50 में तो सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर की हैं, तो इसीलिए उनका ग्रोथ हमको अच्छा दिख रहा है। और वेदर दैट विल बी कैरीड इन द सेम मैनर गोइंग अहेड हैज़ टू बी वॉच्ड वेरी क्लोजली। एंड देन एनपीए, जब इकोनॉमी के अंदर में इतना स्ट्रेस है तो आगे कोविड सिनेरियो कैसे पैन आउट होता है, उसका थर्ड कोई वेरिएंट कैसे इम्पैक्ट करता है, वो सारी चीज़ें जब सामने आएंगी उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमी पर आएगा तो नेचुरली वो एनपीए को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर एनपीएस बढ़ते हैं तो बैंकिंग सेक्टर हमारा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉक मार्केट भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो अभी इट्स इन द भविष्य के गर्त में है। अब इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स जो अपने को नज़र में रखने हैं टू अंडरस्टैंड कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। निफ्टी का जो हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 20 के आसपास है। लेकिन आज हम जहाँ निफ्टी खड़ी है उसका पी एज ऑन डेट इज़ अराउंड 30+ दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जब 25-26 पी का फिगर क्रॉस करने लगता है तभी से एनालिस्ट बोलने लगते हैं कि ये निफ्टी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। अभी हम 30 के ऊपर खड़े हुए हैं। सिमिलरली प्राइस टू बुक जो रेशियो है वो हिस्टोरिकली हमारा 3.67 पे स्टैंड करता है अगर हम पिछले 20 साल का हम एवरेज लेते हैं। अभी हम खड़े हैं 4.24 पर। इट इज़ अगेन ए सिग्नल दैट निफ्टी इज एट एन एक्सपेंसिव सिचुएशन एज ऑफ नाउ। तो ये सभी फैक्टर्स प्लस ये जो मैंने आपको चार्ट पर दिखाया कि यहाँ पर 19 महीने बढ़ने के बाद में किस तरीके से वो 13 महीने तक धीमे धीमे मंथ ऑन मंथ वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ आता गया। ये सिनेरियो यहाँ पर भी पैन आउट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब ऊपर जाने के लिए मोमेंटम प्रोवाइड करना निफ्टी को, उसके लिए कोई फ्रेश ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। और अगर इन फैक्टर्स में कहीं पर भी नेगेटिविटी आती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है जिसके बढ़ने की पूरी संभावना है, इकोनॉमिक रिवाइवल अगर कहीं इम्पैक्ट होता है, एनपीएस अगर कहीं बढ़ते हैं, ये सारे फैक्टर्स अगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं तो ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन आना ज़्यादा संभावित। तो इसमें इसलिए मेरा एज ऑन डेट जो अपने दोस्तों को सलाह देती है कि हम 50% एटलीस्ट हम लोग अपना जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो है वो हम कैश में रखते हैं। वी शुड नॉट बी फुली इन्वेस्टेड एज ऑन नाउ। इसको हम यूज़ करें जब कभी बड़ी गिरावट हो, या अगर हम देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो मंथली, अगर ये नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो हम वेट करेंगे एंड वी विल बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक। वी विल नॉट प्ले द मार्केट, रादर वी विल प्ले पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द comparison between the 2008 experience and the 2020 experience. I hope it has helped in some way to clear the perspective. Now we go to the weekly analysis of Nifty. So here the parameters are positive, except for a few, like the FIA selling. FIA selling is continuing. And
and the quantity is also, the volume is also quite high. The COVID overhang, we have now seen a plateau. How long this plateau will last, we have to see. But if we are hopeful that probably we will be seeing a downward trend now. If that happens, we are hopeful that the FII buying will re-emerge, and that will be a positive. The US 10-year bond yield, the US in dollar index, these are all positive. You can see the bond yield has cooled down last week, and it is in a range. The dollar index, again, it has cooled down and it is in a range. We have to watch these two things very closely. If they go up, it will be a sure shot negative for the Indian markets. The US dollar in INR is also within a range, reasonable range. The US markets are quite bullish. You can see particularly the Dow Jones. Last week also it has made a new high, though the Nasdaq has consolidated. But overall the overseas cues are positive. The commodities, they are still playing the spoiler in terms of increasing the inflation. If you see the index for the commodity stocks is outperforming the Nifty consistently. That's why you see commodity stocks like Tata Steel, Jindal Steel, and the cement stocks, they are all doing very well. The company results are good as per expectation. Last week also we discussed that they are the margin expansion and the market share expansion that is being seen across the board, and it is a clear sign that the unorganized sector, the share of that unorganized sector is moving towards the organized sector. So we need to stick with the market leaders in whatever sector we are investing. So if it is finance, we have to go with a company like Bajaj Finance. If it is automobile, we have to go with a company like Maruti or Hero Motors. Similarly, we have to go with the market leader in every sector we decide to invest in. In terms of the levels, the one positive thing is the VIX has come down, which is a positive sign. The put call ratio is neutral for the weekly, slightly bullish for the monthly series in the Nifty. For the levels, we closed at 14,823 this week. This green candle you can see. The next target is 14,965, which I expect that we should be able to achieve maybe tomorrow, Monday or Tuesday. If we are able to close above 14,965 and then the next big hurdle, major resistance at 15,000 is crossed, and we conclusively, decisively close above 15,040, then you can visualize that you can again aim for the all-time high of 15,430. We can go there or we can break it if we are able to close conclusively above 15,040. But if it doesn't happen, we fall back from 15,000, we will again keep moving in this range, this downward sloping range, which has its support at 14,460 and 14,322. So if we fall back again from 15,000, you can expect the next week also to go in this range, and we can play our investment decision within this range. That means whenever we reach the lower part of the range, we buy, and whenever we reach the upper part of the range, we sell. Coming to Bank Nifty, the Bank Nifty stocks have been positive last week, mostly HDFC Bank, ICICI Bank,
Kotak Bank, Axis Bank, all these have been positive. But however, you can see the chart, this downward sloping triangle formation, the structure is still weak. The banks are still not out of the woods. The threat of increase in NPA is still there. So we have to wait and watch, and here also we have to play the range. Here the levels are, we have closed at 32,904. Now we should be able to cross 33,650 coming week at the first target. If we are able to close above this, the upper targets which open up are 34,300 and 35,000. But if we fall back from this 33,650, again our one support level is 32,300. That can be one level where we can buy. But if it closes below this, if it breaches this conclusively, then we have to go short, and we have to be prepared for a target of 30,800, which in the previous weeks the Bank Nifty has visited. So we have to be prepared for a range bound, basically in Nifty as well in Bank Nifty. Watch the key levels on the upside, like 15,040 on the Nifty. If it is closing above that, then we go long further. If it is above 33,650 in Bank Nifty, we go long further. Otherwise, we play the range. Sell at the bottom of the range, buy at the bottom of the range, and sell at the top of the range. That is the strategy we have to follow. Coming to the last segment in the terms of the stocks for the week. So I have chosen 3 stocks this time. One is HCL Tech, current market price 916. Second is Infosys, CMP is 1352. Third is Bharti Telecom, CMP 568. The targets are also given here. The HCL target is 955 first target and 975 second target. Infosys 1390 and 1430. And Bharti Telecom 600 and 620. It's a swing trades, but if somebody wants to hold it for a longer period, then also these companies are good. And for another reason, as I mentioned earlier, that if there is the economic conditions are not moving in a positive direction, then the IT companies and the service companies, they tend to do better, because a company like Bharti or Infosys or HCL Technology, they are not dependent on any commodity for their as a raw material. So the commodity price, the inflation doesn't impact them, their margins, their profitability, as it does the other companies like maybe a Tata Steel or maybe an automobile company, maybe a cement company. So these companies do relatively well. Though pharma could also have been a sector, but the pharma has run up too fast and too far. So right now I am not very comfortable with the pharma sector. So these are the recommendations, suggestions for the. And lastly, I request you all to subscribe to this channel if you have not already done, as an encouragement to me. And also, if you have any queries or any particular topic which you want to know about related to stock market, you may mention in the comment section. I will definitely try to address it to my best of my capability. So that's all for today, friends. Thank you so much for staying with me. Goodbye.